खेतों में आज पहले से कई ज्यादा यूरिया डाला जा रहा है ना। फिर भी हम देख रहे हैं कि पैदावार लगातार गिर रही है। हाँ बिल्कुल, और जमीन धीरे धीरे पूरी तरह से बंजर होती जा रही है। वही तो, मतलब ये एक ऐसा उल्टा गणित है जो सीधे तौर पर हमारे किसानों को दिवालिया कर रहा है। एक तरफ खेती की लागत आसमान छू रही है और दूसरी तरफ जमीन अपनी ताकत खो रही है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी पर बात करेंगे। और विडंबना देखिए कि किसान अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वो बोरी भर भर कर खेत में खाद डाल रहा है क्योंकि उसे लगता है कि शायद खुराक कम पड़ रही है। बिल्कुल, उसे लगता है कि ज्यादा खाद मतलब ज्यादा पैदावार। हाँ, लेकिन असल में वो जमीन को पोषण नहीं बल्कि एक तरह का कह सकते हैं कि धीमा जहर दे रहा है। समस्या खाद की कमी है ही नहीं, समस्या ये है कि बिना जाने समझे एक ब्लाइंड डोज दी जा रही है। जाती है। मतलब मान लीजिए किसी के बैंक खाते में कुछ पैसे हैं, वो लगातार एटीएम से पैसे निकाल रहा है। जिसे हम खेती की भाषा में फसल की कटाई कह सकते हैं। एग्जैक्टली। हर कटाई के साथ जमीन के बैंक से पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं। अब अगर उस इंसान को अपना बैलेंस ही ना पता हो, हाँ, और अगर वो बिना हिसाब रखे बस अंदाजे से पैसे जमा करने लगे, बिल्कुल, तो कभी वो बहुत ज्यादा जमा कर देगा और कभी बहुत कम। जमीन के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। बिना मिट्टी की जांच किए बस अंदाजे से खाद डालना एक अंधेरे कुएं में पैसे फेंकने जैसा है। ये जो आपने बैंक अकाउंट वाला नजरिया दिया ना, ये ऐतिहासिक गलतियों को समझने के लिए बहुत सटीक है। अगर हम 1960 के दशक की हरित क्रांति को देखें, ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ, तो उस वक्त हमारा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, किसी भी तरह पैदावार बढ़ाना। देश को अनाज की बहुत जरूरत थी और हमने रातों रात हाइब्रिड बीज और रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो कि उस वक्त की मांग थी। बिल्कुल, उस समय के लिए वो जरूरी था, लेकिन हमने जमीन के बैलेंस पर ध्यान ही नहीं दिया। विज्ञान कहता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी NPK का एक आदर्श अनुपात होना चाहिए, जो 4.2.1 है। अच्छा, 4.2.1। लेकिन मैंने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि आज ये अनुपात कुछ राज्यों में भयानक रूप से बिगड़कर 6.7, 2.4.1 तक पहुंच गया है। हाँ, और ये बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि नाइट्रोजन यानी यूरिया का इस्तेमाल जरूरत से कई गुना ज्यादा हो रहा है। मतलब मिट्टी को जितनी जरूरत नहीं है, उससे कहीं ज्यादा हम उसमें यूरिया झोंक रहे हैं। यही सबसे बड़ा संकट है। जब आप मिट्टी में सिर्फ यूरिया डालते रहेंगे तो एक स्थिति पैदा होती है जिसे कृषि विज्ञान में हिडन हंगर या छिपी हुई भूखमरी कहते हैं। अरे वाह, हिडन हंगर, ये कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है क्योंकि नाइट्रोजन का मुख्य काम पौधे की पत्तियों को हरा करना और उनकी ग्रोथ बढ़ाना होता है ना? बिल्कुल सही। तो किसान जब यूरिया डालता है तो फसल ऊपर से लहलहाती हुई और एकदम गहरी हरी दिखती है। किसान को लगता है कि फसल एकदम स्वस्थ है। हाँ, उसे लगता है सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर वो फसल कुपोषित होती है क्योंकि उसे बाकी के जरूरी तत्व जैसे जिंक या बोरॉन वो तो मिल ही नहीं रहे होते। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। फसल बाहर से हरी है लेकिन उसके दानों में वो ताकत, वो वजन और वो पोषण नहीं है जो असल में होना चाहिए। और इसीलिए जब वो फसल कटकर बाजार में जाती है तो उसकी क्वालिटी कमजोर होती है। बिल्कुल, और फिर किसान को उसके सही दाम नहीं मिलते। तो अगर हम इस हिडन हंगर और असंतुलित खाद की वजह से अपनी जमीन खराब कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि किसान को पता कैसे चलेगा कि जमीन के अंदर का असल गणित क्या है? यही सबसे अहम सवाल है। मतलब उसे कैसे पता चलेगा कि किस खेत को कौन सी दवा या खाद चाहिए? यहीं से उस सॉइल हेल्थ कार्ड या SHC योजना की जरूरत पैदा होती है, जिसे फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। हाँ, सॉइल हेल्थ कार्ड। लेकिन मैंने देखा है कि कई लोग इसे सिर्फ एक सरकारी पर्चा मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। अगर इसका सही इस्तेमाल हो ना तो ये किसी इंसान के फुल बॉडी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से कम नहीं है। ब्लड टेस्ट की तरह। देखिए, जैसे एक डॉक्टर बिना लिपिड प्रोफाइल या शुगर लेवल देखे मरीज को दवा नहीं लिखता, बिल्कुल नहीं लिखता, वैसे ही ये कार्ड मिट्टी के 12 अलग-अलग पैरामीटर्स का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देता है। उन 12 पैरामीटर्स को अगर हम थोड़ा डिकोड करें तो इसमें सिर्फ NP और K ही नहीं होते। रिसर्च बताती है कि इन्हें 3 हिस्सों में देखा जाता है। हाँ बिल्कुल। पहले वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी फसल को सबसे ज्यादा भूख होती है, फिर आते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जैसे सल्फर, हाँ, और सबसे अहम
वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी जरूरत तो चुटकी भर होती है, लेकिन अगर वो ना हो तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है, जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरॉन। सही कहा। और अंत में आते हैं मिट्टी के फिजिकल पैरामीटर्स जैसे पीएच और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी वैज्ञानिक पेचीदगी आती है। ये 12 पैरामीटर्स सिर्फ तभी सही रिजल्ट देंगे जब मिट्टी का सैंपल सही तरीके से लिया गया हो। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई भी खेत में गया और किनारे से बस एक मुट्ठी मिट्टी उठा ली। मैंने सैंपलिंग की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये एक ग्रिड आधारित सिस्टम है। मतलब सिंचित जमीन या इरिगेटेड एरिया में हर 2.5 हेक्टेयर पर एक सैंपल लिया जाता है। हाँ, और असिंचित या रेनफेड जमीन में 10 हेक्टेयर पर एक। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटकी वो है जमीन से मिट्टी निकालने का तरीका। इसके लिए वी आकार का गड्ढा क्यों बनाया जाता है? मतलब सीधा खुरपी से मिट्टी क्यों नहीं निकाल लेते? खुरपी से ऊपर की मिट्टी निकालने में समस्या यह है कि उसमें सिर्फ पिछले सीजन में डाली गई खाद का ही असर दिखेगा। अच्छा, मतलब वो सिर्फ ऊपरी परत है। हाँ, पौधे की असली जड़ें जमीन के अंदर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक जाती हैं। तो वी आकार का कट लगाने से क्या होता है कि सतह से लेकर 20 सेंटीमीटर नीचे तक की मिट्टी की एक पूरी परत, जिसे हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं, वो मिल जाती है। ओह, समझ गई। तो इससे लैब को पता चलता है कि जड़ के पूरे इलाके में पोषण का स्तर कैसा है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इस एक सैंपलिंग, उसकी टेस्टिंग और कार्ड छपाई के लिए राज्य सरकारों को प्रति सैंपल सिर्फ 190 रुपए का बजट दिया जाता है। 190 रुपए प्रति सैंपल। ये तो बहुत ही नॉमिनल है अगर इसके बदले में हजारों की खाद बच रही है। बहुत सस्ती प्रक्रिया है ये। लेकिन मान लीजिए मेरे पास खेत की एकदम सटीक रिपोर्ट आ गई। मुझे पता चल गया कि मेरे खेत में जिंक की कमी है और फास्फोरस ज़रूरत से ज़्यादा है। अब यहाँ से सबसे मुश्किल काम शुरू होता है, कैलकुलेशन। यही किसान अक्सर फंस जाते हैं। वही तो। एक आम किसान इस रिपोर्ट को देखकर ये कैसे तय करेगा कि उसे कल सुबह खेत में कितने किलो खाद डालनी है? क्योंकि हर किसान के खेत का लक्ष्य अलग हो सकता है। कोई 10 क्विंटल चाहता है, कोई 20। यहीं पर विज्ञान अपने अगले और सबसे अहम स्तर पर जाता है। मतलब ब्लैंकेट तरीके को छोड़कर कस्टमाइज्ड डेटा पर काम करना। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने एक फॉर्मूले में ढाला है, जिसे STCR कहते हैं, यानी सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। STCR। इसका जो मूल सिद्धांत मैंने समझा है वो टारगेटेड यील्ड या लक्षित पैदावार पर काम करता है। बिल्कुल। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। मतलब मान लीजिए किसी फसल को 1 क्विंटल पैदावार के लिए 2 किलो नाइट्रोजन चाहिए। अब किसान का लक्ष्य 10 क्विंटल पैदावार का है तो कुल जरूरत हुई 20 किलो। अब STCR फॉर्मूला कहता है कि इस 20 किलो में से वो हिस्सा घटा दो जो मिट्टी में पहले से मौजूद है, जो कि हमें सॉइल हेल्थ कार्ड से पता चलता है। एग्जैक्टली। तो जो बचा सिर्फ वही बाहर से डालना है। एकदम सटीक। ये सुनने में साधारण गणित है, लेकिन जमीन पर इसका असर चमत्कारिक है। देखिए, दक्षिण भारत में धान और धनिये की खेती में इस STCR फॉर्मूले का बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया था। अच्छा, वहाँ क्या रिजल्ट आए? वहाँ देखा गया कि अगर मिट्टी में पहले से फास्फोरस अच्छी मात्रा में है तो कार्ड साफ कह देता है कि इस सीजन में आपको एक भी दाना फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं है। एक भी दाना नहीं? बिल्कुल नहीं। और इससे पैदावार पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। ये तो कमाल की बचत है। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल है। मैंने STCR के साथ एक और टर्म पढ़ा था, IPNS, यानी इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन सिस्टम। हाँ, IPNS। इसके तहत गोबर की खाद या जैविक खाद को भी कैलकुलेशन में शामिल किया जाता है। लेकिन गोबर की खाद तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है ना? किस मायने में? मतलब किसी गाय के गोबर में कुछ पोषण होगा, किसी में कुछ। तो एक किसान जो अंदाजे से ट्रॉली भर के गोबर डाल रहा है, उसका सटीक गणित इस वैज्ञानिक फॉर्मूले में कैसे फिट बैठता है? क्या इससे कैलकुलेशन बिगड़ नहीं जाती? ये बहुत ही शानदार सवाल है। विज्ञान ने इसका भी एक मानक या कह लीजिए स्टैंडर्डाइज्ड कन्वर्जन रेट तय किया हुआ है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? IPNS के तहत जब किसान बताता है कि उसने कितनी ट्रॉली या कितने टन FYM यानी गोबर की खाद डाली है, तो लैब एक औसत फॉर्मूले के तहत ये मान लेती है कि उस जैविक खाद से मिट्टी को कितना N
P और K मिलेगा। ओ, तो उसका भी एक एवरेज निकाल लिया जाता है। बिल्कुल। फिर उस प्राकृतिक पोषण को भी STCR फॉर्मूले में से माइनस कर दिया जाता है, यानी बाहर से डाली जाने वाली रासायनिक खाद का डोज और भी कम हो जाता है। तो एक तरह से हम दोहरी बचत कर रहे हैं, जमीन की अपनी ताकत भी इस्तेमाल कर रहे हैं और गोबर की खाद का भी क्रेडिट ले रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन कागजों और लैब रिपोर्ट की दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये अमूमन हर 2 या 3 साल में एक बार रिन्यू होता है। हाँ, सरकारी प्रक्रिया में समय लगता है। तो आज के ज़माने में जहां हम रियल टाइम डेटा की बात करते हैं, 3 साल पुराना डेटा किसी खेत के लिए आउटडेटेड नहीं हो जाता? मतलब मौसम बदलता है, फसल चक्र बदलता है, क्या हमारे पास खेत का हाल तुरंत जानने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। आज की प्रिसिजन एग्रीकल्चर या सटीक खेती इसी रियल टाइम डेटा पर ही तो काम कर रही है। अब हमें 3 साल इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्या तकनीक आ गई है? एडवांस्ड सेंसर्स आ गए हैं और इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर है सॉइल EC सेंसर्स, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेंसर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी मिट्टी में बिजली का प्रवाह। इसका सिद्धांत तो ये कहता है कि शुद्ध पानी में बिजली नहीं दौड़ती, लेकिन अगर पानी में नमक मिला हो तो करंट तेजी से पास होता है। हम बिल्कुल बेसिक साइंस है ये। तो क्या ये सेंसर्स मिट्टी में मौजूद खाद को एक तरह के नमक के रूप में पढ़ते हैं? ये काम कैसे करता है? विज्ञान का यही तो सबसे खूबसूरत हिस्सा है। देखिए, रासायनिक खाद जैसे यूरिया या पोटैश मूल रूप से लवण या सॉल्ट्स ही तो होते हैं। हाँ, ये तो है। तो जब ये EC सेंसर्स जमीन में एक बहुत ही हल्का इलेक्ट्रिकल करंट छोड़ता है, तो वो करंट एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। अगर करंट बहुत तेजी से और मजबूती से पास हो गया, जिसे हम हाई EC कहते हैं, तो इसका मतलब है कि मिट्टी में बहुत ज्यादा सॉल्ट्स मौजूद हैं। बिल्कुल, यानी वहां पहले से ही बहुत खाद पड़ी हुई है। और अगर करंट को गुजरने में संघर्ष करना पड़ रहा है, यानी लो EC, तो मतलब है कि मिट्टी या तो सूखी है या वहां अपोषक तत्वों की भारी कमी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये काम किसी लैब में नहीं हो रहा। मैंने देखा है कि इन सेंसर्स को ट्रैक्टर के पीछे बांध दिया जाता है और किसान पूरे खेत में ट्रैक्टर चलाता है। हाँ, और ये सेंसर्स GPS के साथ सिंक होते हैं। तो ट्रैक्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ये पूरे 10 एकड़ के खेत का एक डिजिटल नक्शा या हीट मैप तैयार कर देते हैं। इसे ही वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी या VRT कहा जाता है ना? एकदम सही। और ये नक्शा कोई साधारण नक्शा नहीं होता। ये साफ साफ बताता है कि खेत का कौन सा कोना भूखा है और कौन से कोने में पहले से ही जरूरत से ज्यादा खाद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान पूरे खेत में एक समान खाद छिड़कने की अपनी पुरानी आदत छोड़ सकता है। बिल्कुल, छोड़नी ही पड़ेगी। जो स्मार्ट ट्रैक्टर हैं, वो इस VRT नक्शे को पढ़ लेते हैं और जहां EC ज्यादा है, वहां खाद गिराने वाली मशीन अपने आप बंद हो जाती है और जहां EC कम है, सिर्फ वही मशीन से खाद गिरती है। यही वो बिंदु है जहां से अर्थशास्त्र और पर्यावरण दोनों को एक साथ फायदा होता है। तो चलिए सीधे अर्थशास्त्र और मुनाफे के गणित पर ही आते हैं, क्योंकि कोई भी किसान किसी नई तकनीक को सिर्फ इसलिए नहीं अपनाएगा क्योंकि वो वैज्ञानिक है। हाँ, उसे अपना मुनाफा देखना है। बिल्कुल, उसे ये देखना होता है कि उसकी जेब में क्या आ रहा है। अगर हम इस पूरे सिस्टम यानी सॉइल हेल्थ कार्ड और सेंसर्स के ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो जमीनी आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम सिर्फ बेसिक सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी NPC के ठोस आंकड़े बताते हैं कि जिन किसानों ने STCR के हिसाब से खाद डाली, उनके रासायनिक खादों के उपयोग में 8 से 10% की सीधी कमी आई। मतलब खाद कम लगी? हाँ, खाद कम लगी, लेकिन पैदावार 5 से 6% बढ़ गई। ये तो हुआ सिर्फ कार्ड का असर। और अगर हम उन रियल टाइम EC सेंसर्स और VRT ट्रैक्टरों की बात करें, उनका क्या इम्पैक्ट है? मक्का और सोयाबीन के खेतों में हुए वैश्विक और राष्ट्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि SEC सेंसर्स के उपयोग से खाद के इस्तेमाल में 15 से 30% तक की भारी गिरावट आई है। 15 से 30%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, अगर इसे डॉलर या रुपए में बदलें तो ये लगभग $25 प्रति एकड़ की सीधी बचत है, सिर्फ खाद के मद में। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा क्रिटिकल होना चाहूंगी। मतलब कागज पर तो $25 प्रति एकड़ की बचत बहुत आकर्षक लग रही है।
लेकिन ये VRT ट्रैक्टर, ये EC सेंसर्स और GPS मैपिंग, ये सब बहुत महंगी तकनीक है। क्या इन हाईटेक मशीनों का किराया या खरीदने की लागत उस $25 की बचत को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देती? एक छोटे किसान के लिए ये गणित कैसे काम करेगा? ये एक बहुत ही व्यवहारिक चिंता है, लेकिन यहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर्स या किराए पर मशीन देने वाले एग्री स्टार्टअप्स तस्वीर में आते हैं। अच्छा, मतलब किसान को खुद मशीन नहीं खरीदनी है? बिल्कुल नहीं। किसान को खुद सेंसर नहीं खरीदना है, वो सिर्फ सर्विस के लिए भुगतान करता है। और देखिए, बचत सिर्फ खाद तक सीमित नहीं है। और क्या बचता है? जब मशीन पूरे खेत में आंख बंद करके खाद नहीं छिड़क रही, तो ट्रैक्टर का डीजल बचता है और लेबर का समय बचता है। इससे प्रति एकड़ $5 से $8 की अतिरिक्त बचत होती है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और सबसे बड़ा मुनाफा तब होता है जब सही पोषण मिलने से फसल के उत्पादन में 5 से 15% तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। जब आप खाद की बचत, ईंधन की बचत और बढ़ी हुई पैदावार को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो मशीन का किराया आसानी से निकाल आता है। यानी ये तकनीक महज एक गैजेट नहीं, बल्कि एक ठोस बिजनेस मॉडल है। बिल्कुल, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। लेकिन इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद हम भारत में इसे हर जगह क्यों नहीं देख रहे? मतलब मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जिसके मुताबिक अभी भी लाखों किसान इस सिस्टम से कटे हुए हैं। जाहिर है इस योजना और इस तकनीक के जमीन पर लागू होने में बहुत सी दरारें हैं। दरारें बहुत गहरी हैं। सबसे बड़ी समस्या बुनियादी ढांचे की है। देश में 14 करोड़ से ज्यादा किसान हैं, लेकिन मिट्टी जांचने वाली लैब्स बस मुट्ठी भर हैं। हाँ, लैब्स की बहुत कमी है। हालांकि सरकार ने 11,531 नई लैब्स को मंजूरी दी है, जो एक अच्छा कदम है, लेकिन फिर भी मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है। और लैब्स की कमी का सीधा असर समय पर पड़ता है। मैंने कई किसानों के इंटरव्यूज देखे हैं जहां वो शिकायत करते हैं कि उन्होंने मिट्टी का सैंपल तो दे दिया, लेकिन कार्ड तब बनकर आया जब बुवाई का सीजन खत्म हो चुका था। हाँ, और तब तक वो खेत में अंदाजे से खाद डाल चुके होते हैं। बिल्कुल। तो एक आउटडेटेड कार्ड का किसान करेगा भी क्या? ये एक बड़ा लॉजिस्टिक फेलियर है। और दूसरी बड़ी समस्या संचार या कम्युनिकेशन की है। वो कैसे? कई बार कार्ड तो सही समय पर आ जाता है, लेकिन किसान उस पर लिखी तकनीकी भाषा जैसे PH, EC या PPM, जिसे पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, उसे वो समझ ही नहीं पाता। भाषा एक बहुत बड़ा बैरियर है। बिल्कुल। अगर उसे समझाने वाला कोई एक्सटेंशन वर्कर वहां मौजूद न हो, तो वो कार्ड बस घर के किसी कोने में धूल फांकता रहता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस कार्ड में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक कमी भी है। ये कार्ड पूरी तरह से रसायन या केमिकल्स पे केंद्रित है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। मतलब मिट्टी सिर्फ रसायनों का गोदाम थोड़ी है। मिट्टी तो एक जीवित चीज है। उसमें कींचवी होते हैं, सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स होते हैं, मिट्टी की नमी रोकने की क्षमता होती है। हाँ, मॉइस्चर रिटेंशन। हाँ, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड इन अहम बायोलॉजिकल और फिजिकल मापदंडों के बारे में पूरी तरह खामोश रहता है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। देखिए, अगर आपकी मिट्टी में NPK सब मौजूद है, लेकिन उसे तोड़ने वाले जीवाणु या बैक्टीरिया ही नहीं है, तो पौधा उस खाद को खा ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, वो खाद तो बस मिट्टी में पड़ी रहेगी। इसीलिए सिर्फ रासायनिक कार्ड पर निर्भर रहना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि विज्ञान और तकनीक अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन जब बात उन्हें खेत तक पहुंचाने की आती है, तो लॉजिस्टिक्स, भाषा और बुनियादी ढांचा एक बड़ी रुकावट बन जाते हैं। हाँ, हमें इन गैप्स को भरना होगा। बिल्कुल। खैर, अगर इस चर्चा को सुन रहा कोई भी व्यक्ति खेती से जुड़ा है और वो बिना किसी महंगी मशीन के कल से ही अपने काम में सुधार लाना चाहता है, तो हमारे आज के विश्लेषण के हिसाब से उसे सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करना चाहिए। और वो 3 चीजें बहुत आसान हैं। पहला, सैम्पलिंग का तरीका। अगली बार मिट्टी जांचने के लिए बस कहीं से भी मिट्टी न उठाएं। 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा V आकार का गड्ढा खोदें, ताकि जड़ों के इलाके का सही डेटा लैब तक जाए। बिल्कुल सही। और दूसरा, खाद का डोज। पड़ोसी क्या कर रहा है इस पर तो बिल्कुल तय न करें। हाँ, देखा देखी नहीं करना। अपनी कार्ड की रिपोर्ट में STCR और टारगेटेड यील्ड वाले कॉलम को देखें और ठीक उतनी ही ग्राम या किलो खाद डालें जितनी बताई गई है। और तीसरा और सबसे जरूरी टेकअवे,
कार्ड में जो नहीं लिखा है उस पर भी ध्यान दें। मिट्टी को जिंदा रखने के लिए सिर्फ रासायनिक खाद काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। FYM यानी गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल जरूर करें ताकि मिट्टी में नमी और सूक्ष्म जीवों का संतुलन बना रहे। ये तीनों कदम बिना किसी बड़े निवेश के तुरंत लागू किए जा सकते हैं और इनका असर पहले ही सीजन में दिखाई देने लगेगा। और यही सोचने वाली बात है। आज हम हर 3 साल में एक छपे हुए कार्ड का इंतजार कर रहे हैं या अपने लैब रिपोर्ट के लिए महीनों परेशान होते हैं। लेकिन वो दिन अब दूर नहीं जब सस्ते ड्रोन्स और जमीन में धन से छोटे छोटे रियल टाइम सेंसर्स सीधे हमारे स्मार्टफोन से जुड़े होंगे। जरा कल्पना कीजिए कि खेत का हर 1 वर्ग मीटर खुद एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि अरे इस कोने में नाइट्रोजन कम है या यहाँ पानी की जरूरत है। वो खेती का एक बिल्कुल नया युग होगा। बिल्कुल। असल में खेती का भविष्य सिर्फ ट्रैक्टर और हल में नहीं है, बल्कि खेत से आ रहे उस डेटा में है जो ये बताएगा कि जमीन असल में क्या मांग रही है।